अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुपर लर्निंग चैनल। मेरे चैनल पर एक दफ़ा फिर से आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी तरह की मज़ीद मालूमात देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी अकाउंटिंग के कुछ मेजरमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में, कुछ ऐसे उसूलों के बारे में जिनको एक अकाउंटेंट फॉलो करता है अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। उसमें सबसे पहले है गैप जनरली यूजेस वन ऑफ टू मेजरमेंट प्रिंसिपल्स। गैप, इसमें अब ये गैप क्या है? गैप का अगर हम एब्रीविएशन देखें तो इसको हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे कि अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं, जैसे डॉक्टर अपने मरीज़ का इलाज करता है, उसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको वो फॉलो करता है। इसी तरह गैप ने भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बताए हैं अकाउंटिंग के लिए जिसको एक अकाउंटेंट यूज़ करता है अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो गैप ने कुछ दो मेजरमेंट प्रिंसिपल्स बताए हैं, जो कि है सबसे पहले कॉस्ट प्रिंसिपल और फेयर वैल्यू प्रिंसिपल। अब देखना यह है कि कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है। कॉस्ट प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल डिटेल दैट कंपनीज रिकॉर्ड एसेट्स एट देयर कॉस्ट। कॉस्ट प्रिंसिपल को हम इसको दूसरी ज़बान में हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल का भी नाम देते हैं। क्योंकि कंपनी के एसेट्स को हमेशा एक अकाउंटेंट हमेशा उसकी कॉस्ट वैल्यू पर उसको रिकॉर्ड करता है, यानी कि जिस प्राइस पे जिस कीमत पे आपने उस एसेट को ख़रीदा होगा, अकाउंटेंट उसको उसकी उसी वैल्यू पर उसको रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जैसे कि यहाँ पे आप इसके एग्जांपल देख रहे हैं। अ कार इज़ परचेज्ड ऑफ $12 लाख ऑन 1 जनवरी 2015 अंडर द कॉस्ट प्रिंसिपल। इट कंटिन्यूज टू रिपोर्ट द कार एट $12 लाख। आपने अगर एक कार ख़रीदी थी जो कि आपने 1 जनवरी 2012 में ख़रीदी थी $12 लाख में, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट दिस प्रिंसिपल अकाउंटेंट जो है हमेशा इसको, बेशक आप इसकी करंट आज की तारीख में देखें तो एक अकाउंटेंट इसको हमेशा इसकी $12 लाख पर ही इसको रिकॉर्ड करेगा, इसकी एक हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी। ये था आपका कॉस्ट प्रिंसिपल। अब वो दूसरा कौन सा प्रिंसिपल है जिसको अकाउंटेंट फॉलो करते हैं, किस चीज़ के लिए फॉलो करते हैं? फेयर वैल्यू प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू। इस प्रिंसिपल के मुताबिक हमेशा कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को उसने उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना होता है। जैसे कि सर्टन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ आर रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू बिकॉज मार्केट वैल्यू इंफॉर्मेशन इज़ यूजली रेडिली अवेलेबल फॉर दीज टाइप्स ऑफ एसेट्स। कंपनी के जितने भी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो इसकी फेयर वैल्यू पर ही रिकॉर्ड किया जाता है, और इसकी वजह ये है क्योंकि उस एसेट्स की मार्केट में जो वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू, वो हमें बहुत आसानी से दस्तयाब होती है। अब देखना यह है कि इसमें जो मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ का, ये इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ कौन से सिक्योरिटीज़ होती हैं? इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ आर इक्विटी सिक्योरिटीज़, डेट सिक्योरिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स। इक्विटी सिक्योरिटीज़ कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसको कंपनी हमेशा उसकी फेयर वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करती है। उसके बाद डेट सिक्योरिटीज़ में कंपनीज के बॉन्ड्स आ जाते हैं, कंपनी के ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं जिसको हम टी बिल्स का भी नाम देते हैं। और डेरिवेटिव्स, ये वो सिक्योरिटीज़ हैं जिनको कंपनी उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करती है। ये वो दो प्रिंसिपल थे जो मैंने आपको बताए, जो कि एक अकाउंटेंट इन प्रिंसिपल्स को रिकॉर्ड करता है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। जिस प्राइस पे उन्होंने इसको रिकॉर्ड करना होता है वो ये दो असूलों को फॉलो करके उसको रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।